नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। राज्य दर्शन का यह तीसरा क्लास है और आज के इस क्लास में हम देखेंगे झारखंड राज्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि मैं जब भी किसी देश या राज्य या महाद्वीप के बारे में बताता हूं तो उसमें बताता हूं कि सबसे पहले हम उनकी बाहरी सीमाओं को देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि झारखंड के उत्तर में बिहार राज्य है। इसके अगर पूर्व की बात की जाए तो इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल, इसके दक्षिण में उड़ीसा है और इसके पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्य है। इस प्रकार से यह 5 राज्यों से अपनी कुल सीमा बनाता है। ठीक है, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। झारखंड राज्य एक लैंडलॉक स्टेट है। लैंडलॉक स्टेट या हिंदी में कहें तो एक स्थल रुद्ध देश है। लैंडलॉक स्टेट या स्थल रुद्ध राज्य वैसे राज्यों को कहते हैं जो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है और न ही किसी प्रकार की कोई जलीय सीमा बनाती है। तो आप देख सकते हैं कि यह कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बना रही है, नहीं यह कोई जलीय सीमा बना रही है। यह केवल और केवल भारत के 5 राज्यों से घिरा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ पे अगर बात करें तो झारखंड एक भारत का राज्य है और रांची इसकी राजधानी है। रांची बेसिक तौर पे आप देखेंगे तो इसके लगभग मिड में आपको यहाँ पे दिखाई देगा रांची। रांची जो है इसकी राजधानी है। और जैसा कि मैंने बताया कि झारखंड की पूर्वी सीमा पर जो है पश्चिम बंगाल है, पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य आपको देखने को मिल जाएंगे, उत्तरी सीमा पर बिहार राज्य है और दक्षिणी सीमा पर उड़ीसा राज्य है। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर पठार पर अवस्थित है और बिहार राज्य के दक्षिणी भाग को विभाजित कर झारखंड राज्य का सृजन किया गया था नवंबर सन 2000 में। पहले झारखंड भी बिहार राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इस प्रदेश के अन्य बड़े शहरों की अगर बात करें तो इनमें बेसिक तौर पे जो आता है, सबसे पहले जैसा कि मैंने यहाँ पे नाम लिख रखा है धनबाद का, तो पहला आप धनबाद यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा है बोकारो, तो धनबाद के बगल में आपको बोकारो देखने को मिल जाएगा। और तीसरा है जमशेदपुर, जो कि लगभग लगभग आपको पश्चिम बंगाल के पास दिखेगा। यह है जमशेदपुर। तो इनके यह कुछ बड़े और औद्योगिक नगर हैं। आगे की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो अगर इसके नामकरण की बात की जाए तो विभिन्न इंडो आर्य भाषा में झार शब्द का अर्थ जो है जंगल है और खंड शब्द का अर्थ होता है भूमि। इस प्रकार झारखंड का अर्थ है वन भूमि, अर्थात इसे वन भूमि प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। छोटा नागपुर पठार में बसा होने के कारण इसे छोटा नागपुर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि झार का अर्थ होता है जंगल और खंड का मतलब होता है भूमि, तो इसे जंगलों का प्रदेश भी कहा जाता है। मुगल काल में इस क्षेत्र को कुकरा नाम से जाना जाता था। झारखंड के आदिवासियों के अनुसार झारखंड 2 शब्द, पहला है जाहिर। जाहिर का मतलब होता है सरना स्थल और दूसरा होता है खोट, मतलब होता है बेदी। तो यह मतलब जाहिर और खोट से मिलकर बना है, जिसका सामान्य सा नाम होता है सरना स्थल, वेदियों का सरना स्थल। तो ये आदिवासियों के अकॉर्डिंग इसका नाम आता है। आगे की अगर बात करें तो इस राज्य का, जैसे कि मैंने बताया कि पहले झारखंड जो हुआ करता था वह बिहार राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर एक नए राज्य का गठन किया गया और जिसका नाम रखा गया झारखंड। या आगे की अगर बात करें तो झारखंड की, जैसा मैंने बताया कि इसकी राजधानी जो है यह रांची है और इसकी उप जो राजधानी है उसका नाम है दुमका। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी उप राजधानी जो है यहाँ पर दुमका है। और जो सबसे बड़े शहर की अगर बात करें तो इसका जो सबसे बड़ा शहर है वह है जमशेदपुर, जो कि पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा बनाता है। और इसमें अगर कुल जिलों की संख्या की बात की जाए तो वर्तमान समय में झारखंड राज्य में कुल जिलों की संख्या है 24। और जैसा कि मैंने बताया कि राज्य का सबसे बड़ा जो संवैधानिक पद होता है वह होता है राज्यपाल का। तो वर्तमान समय में झारखंड राज्य के राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन और वर्तमान समय में झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, जिनका उपनाम आता है झामुमो। यहाँ की जो विधानमंडल है वह एक सदनीय है, अर्थात इसके पास केवल विधानसभा है, विधान परिषद इसके पास नहीं है, परिषद इसके पास नहीं है। तो यहाँ का जो विधानमंडल है वह एक सदनीय है और जो जिसमें कि केवल और केवल क्या है, विधानसभा है। और यहाँ पर विधानसभा की सीटों की बात की जाए तो झारखंड राज्य के पास विधानसभा की सीटों की संख्या है कुल 82। साथ ही साथ अगर संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से प्रतिनिधि जाते हैं झारखंड राज्य से। तो राज्यसभा की जो सीटें हैं झारखंड राज्य में कुल 6 सीटें हैं और लोकसभा में कुल 14 सीटें झारखंड राज्य से आती हैं। अगर यहाँ के उच्च न्यायालय की बात की जाए तो इसका उच्च न्यायालय जो है झारखंड उच्च न्यायालय कहलाया जाता है।
आगे आपका कि अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है और इसका कुल क्षेत्रफल है 79 यानी कि 79,716 वर्ग किलोमीटर। अगर वर्ग मील की बात की जाए तो 30,779 वर्ग मील है। जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार की बात की जाए तो इसकी कुल जनसंख्या है 3,29,88,134 और जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का 14वां सबसे बड़ा राज्य है। अगर यहाँ पे घनत्व की बात की जाए तो प्रति वर्ग किलोमीटर में 414 लोग निवास करते हैं। अगर यहाँ पे वर्ग मील की बात की जाए तो एक वर्ग मील में 1070 लोग निवास करते हैं। यहाँ की बेसिक तौर पे जो राजभाषा है वह हिंदी है और साक्षरता दर की बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो यहाँ की साक्षरता दर जो है 67.6% है और इस प्रकार से साक्षरता के हिसाब से यह भारत का 31वां राज्य है। अगर लैंगिक अनुपात की बात की जाए तो प्रति 1000 पुरुषों पर यहाँ पर महिलाओं की संख्या है 948 और लिंगानुपात के अनुसार यह भारत का 18वां राज्य है। और अगर अक्षांश की बात की जाए तो यह 21 डिग्री मतलब कि उड़ीसा के लगभग समीप से जो होता है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर यह लगभग साहिबगंज के पास से जो अक्षांश गुजरता है 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड। तो मतलब यह 21 डिग्री से लेकर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। और अगर देशांतर की बात की जाए तो यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश से देख सकते हैं तो उत्तर प्रदेश से 83 डिग्री 20 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर यह 88 डिग्री 4 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक यह स्थित है। अगर इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात की जाए तो इसके उत्तर से दक्षिण की ये जो लंबाई आती है उत्तर से दक्षिण की तो ये है कुल आपका 380 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की जो इसकी चौड़ाई है इसकी अगर बात की जाए तो 463 किलोमीटर है। ठीक है, 463 किलोमीटर है। आगे यहाँ पे कि अगर इतिहास की बात की जाए तो जैसे कि मैंने बताया कि 15 नवंबर सन 2000 को यह बिहार के दक्षिणी भाग को काटकर भारत का 28वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया झारखंड। झारखंड जो होता है बेसिक तौर पे आदिवासियों का एक भूमि रहा है। एक प्राचीन कथा से ज्ञात होता है कि उड़ीसा के राजा जय सिंह देव ने 13वीं शताब्दी में खुद को झारखंड का शासक घोषित किया और अपना शासन वहाँ पर लागू कर दिया। झारखंड में मुख्य रूप से छोटा नागपुर का पठार और संथाल परगना के वन क्षेत्र आते हैं। संथाल परगना जो होता है यह बेसिक तौर पे यह उत्तर वाले क्षेत्र में आता है तो संथाल परगना के वन क्षेत्र आते हैं और यह अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरा के लिए बेसिक तौर पे जानी जाती है। आगे यहाँ पे कि इतिहास की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहाँ पे बेसिक तौर पे एक काफ़ी एक्टिव दल था जिसका नाम था झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आंदोलन किया जिसके कारण सरकार ने 1995 में झारखंड क्षेत्र परिषद की स्थापना की और इसके पश्चात यह राज्य पूर्णतः अस्तित्व में सन 2000 में आया। जैसा कि मैंने आपको बताया बाबूलाल मंडारी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। शुरुआती दौर में इनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से था परंतु वर्ष 2006 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अपना खुद का एक पार्टी बनाया जिसका नाम इन्होंने रखा झारखंड विकास मोर्चा। आगे अगर इसके भू आकृति की बात की जाए तो झारखंड का प्रमुख भौतिक लक्षण जो होता है छोटा नागपुर पठार है जो पठारों पहाड़ियों व घाटियों की श्रृंखला है। यह लगभग समूचे राज्य में फैला हुआ है और अधिकांश स्फटिक क्रिस्टलीय चट्टानों से बना हुआ है। हजारीबाग व रांची दो प्रमुख पठार हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हजारीबाग का पठार है और नीचे रांची का पठार है। तो यहाँ पर संप्राय मैदान का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। तो इसी के बारे में कहा रहा है कि हजारीबाग व रांची दो पठार प्रमुख हैं और इनके बीच से जो एक नदी गुजरती है उसका नाम है दामोदर नदी। भारत की तीसरी नदी है जो अपने भ्रंश घाटी में बहती है। आपने पता है कि दो नदियाँ पहले से कि नर्मदा भ्रंश घाटी और ताप्ती की भ्रंश घाटी, तो दो नदियां और तीसरी नदी है दामोदर नदी जो अपने भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हजारीबाग व रांची ये दो प्रमुख पठार दामोदर नदी के भ्रंशित और कोयला युक्त अवसादी बेसिन से विभाजित होता है। इनकी ऊंचाई औसतन लगभग 610 मीटर है और यहाँ पे अगर बात की जाए तो पश्चिम में 300 से अधिक विच्छेदित लेकिन सपाट शिखर वाले पठार हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 914 मीटर है और ये पाट कहलाते हैं और इन्हीं पाट को संप्राय मैदान हमें कहते हैं, संप्राय मैदान। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में संप्राय मैदान कहाँ पे देखने को मिलता है तो झारखंड में देखने को मिलता है। तो इन्हीं पार्ट को हम लोग संप्राय मैदान के नाम से भी जानते हैं। आगे अगर बात करें यहाँ पर तो इसके भू आकृति में वही
कि झारखंड का जो उच्चतम बिंदु है हजारीबाग में स्थित। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हजारीबाग में स्थित है पारसनाथ की पहाड़ी, जो कि शंक्वाकार ग्रेनाइट चोटी से ये बनी हुई है और इसकी कुल जो ऊंचाई है वह है 1369 मीटर। बेसिक तौर पे अभी हाल ही में काफ़ी यह चर्चे में रहा आपका पारसनाथ पहाड़ी, क्योंकि यह जैन धर्म के लिए भी काफ़ी पूजनीय जगह है और साथ ही साथ इस राज्य की जो सबसे बड़ी जनजाति है संथाल जनजाति, इनके लिए भी यह काफ़ी पूजनीय स्थल है। तो पारसनाथ पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो हजारीबाग के पठार में स्थित है और जिसकी ऊंचाई है 1369 मीटर। दामोदर घाटी में मिट्टी जो है बलुई है, जबकि पठार की मिट्टी जो है अधिकांशतः हमें लाल देखने को मिलती है। अगर यहाँ की जलवायु की बात की जाए तो झारखंड प्रदेश की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है और झारखंड की जलवायु सामान्यतः उष्णकटिबंधित है, किंतु ऊंचे पठारी भाग होने के कारण यहाँ की जलवायु की स्थिति आसपास से बेसिक तौर पे भिन्न होती है। जैसा कि आपने पता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाइयों पर जाते हैं वहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, चेंज होता जाता है। तो बेसिक तौर पे यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, लेकिन जहाँ जहाँ पर ऊंचाइयाँ होती हैं वहाँ पर हमें उनसे इतर हट के हमें जलवायु देखने को मिलता है। यह क्षेत्र मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आने वाला मौसम के उतराव चढ़ाव को झेलता है, अतः यहाँ की जलवायु उष्ण मानसूनी मानी जाती है। झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है, जैसा कि 2000 से पहले ये हम लोग गिनते थे कर्क रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है, तो बिहार। लेकिन जब बेसिक तौर पे झारखंड राज्य का गठन हुआ तो झारखंड के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे है कि झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है और जिसके आधार पर इस गर्म जलवायु को मतलब बेसिक तौर पे आपने पता है कि कर्क रेखा अगर गुजरेगी तो इसके बीच वाले क्षेत्र को हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और उष्ण मतलब क्या होता है? गर्म। तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों के बीच में के लिए बेसिक तौर पर इसे जाना जाता है। तो यहाँ से बेसिक तौर पर इसके बीचों बीच से क्या गुजरती है? कर्क रेखा। आगे की अगर बात करें, किंतु झारखंड की जलवायु में पर्याप्त आर्द्रता पाई जाती है। आर्द्रता क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल के करीब होने के कारण यहाँ की जलवायु में हमें आर्द्रता भी देखने को मिलती है और जिसके कारण यह उष्णकटिबंधीय जलवायु से कुछ भिन्न प्रकार की बन जाती है। अब यहाँ पे बेसिक तौर पे झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य को देखेंगे। दोनों मैप पॉलिटिकल मैप और यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के मैप हैं इनको भी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि वन और वन्य जीव संसाधन मानव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं और झारखंड में जो है 29.5% भूभाग पर हमें वन देखने को मिलता है। इस प्रदेश में एक नेशनल पार्क और 12 वन्य जीव अभ्यारण्य देखने को मिलते हैं। एक जो नेशनल पार्क है उसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना साल 1986 में की गई थी। हालांकि साल 1973 में यहाँ पर भी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर का वीडियो अगर आपको चाहिए तो यह डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी उसका लिंक दिया जा चुका है। तो प्रोजेक्ट टाइगर पे मैंने जितने भी भारत के कुल 54 प्रोजेक्ट टाइगर हैं उनके बारे में मैंने अच्छे से आपको बताया। अब यहाँ पे पॉलिटिकल और यहाँ पर जियोग्राफिकल मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि उधमा जल पक्षी अभ्यारण्य है जो कि साहिबगंज में है। तो यहाँ पे आप साहिबगंज का फिगर देख सकते हैं। दूसरा है आपका गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो कि कोडरमा में है। तो कोडरमा आप देख सकते हो कि बिहार से लगा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर गौतम बुद्ध यहाँ पे, तो ये कोडरमा और यहाँ पे आपका है। तीसरा जो है आपका कोडरमा वन्य प्राणी अभ्यारण्य, ये भी ऑलरेडी कोडरमा में है। चौथा है जो आपका कि पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि गिरिडीह में है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोडरमा के जस्ट बगल में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गिरिडीह। उसके बाद आप देखेंगे कि तापची वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि धनबाद में है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गिरिडीह के नीचे यहाँ पर धनबाद आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आपका है दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि पूर्वी सिंहभूमि में है, जो पश्चिम बंगाल से। तो आप यहाँ पे पूर्वी सिंहभूमि और दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे पालकोट वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें जो कि गुमला में है, तो आप यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हुए गुमला को देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, पालकोट वन्य जीव अभ्यारण्य है। साथ ही साथ वांडाड भेड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य जो है उसको आप देख सकते हैं और यह लातेहार में है। तो लातेहार की स्थिति आप गुमला से उत्तर में देख सकते हैं। अगला है आपका पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि पलामू में है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार की सीमा से लगा हुआ जिला है यहाँ पर पलामू और यहाँ पे आपको ये पलामू देखने को मिलेगा। अगला है आपका कि नावालोंग वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि चतरा में। तो आप बिहार की सीमा से लगे हुए चतरा को यहाँ पर देख सकते हैं। और अगला है आपका हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि हजारीबाग में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हजारीबाग है और यहाँ पर इसकी स्थिति है हजारीबाग। और लास्ट वन जो यहाँ का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, उसका नाम है आपका
कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान और ये किस जिले में स्थित है, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार में। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ लातेहार को आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से झारखंड राज्य के यह एक क्या हो गया, झारखंड राज्य में एक क्या है आपका राष्ट्रीय उद्यान है और 12 यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो इन सभी की स्थितियाँ पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल मैप में आपने अच्छे से समझा होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर। तो झारखंड में आदिवासियों की अगर बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीयता की आत्मा जिन विभिन्न सामाजिक तत्वों पर आधारित है उनमें सर्वदेशीय प्रमुख तत्वों में के आंतरिक झारखंड की एक विशिष्ट तत्व है और जनजाति सभ्यता की एक यहाँ पर बेसिक तौर पे हमें संस्कृति देखने को मिलती है। झारखंड की पहचान जनजातियों की संस्कृति विशिष्टता का पहचान है, क्योंकि बेसिक तौर पे झारखंड में बहुत अधिक मात्रा में हमें जनजाति देखने को मिलते हैं। पूरा पाषाण काल से झारखंड जो है जनजातियों का प्रमुख अधिवास स्थल रहा है। झारखंड के अनेक जनजातियों का उल्लेख हिंदी पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। वहाँ की जनजातियों को आदिवासी, आदिम जाति, वनवासी, गिरिजन सहित अन्य कई नामों से पुकारा जाता है, किंतु आदिवासी शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ आदिकाल से रहने वाले लोगों के लिए होता है सर्वाधिक प्रचलित है। आगे की अगर बात करें तो झारखंड में ऐसे तो कुल 34 जनजातियाँ पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर 24 जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें की अगर बात करें तो जिसमें बिरहोर, कोरवा, असुर पहरिया, विरजिया, सौरिया, पहाड़िया, माल पहाड़िया तथा आदि जनजातियों को आदिम श्रेणियों में रखा जाता है। आदि मतलब कि मैंने कहा कि आदिम श्रेणी किसे कहा जाता है, तो जो आदिकाल से रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आदिवासी। तो इनको बेसिक तौर पे जैसे मैंने बताया कि बिरहोर हैं, कोरवा हैं, असुर हैं, परहरिया हैं, विजरिया हैं, तो इन्हें क्या कहता है कि आदिम श्रेणियों में रखा गया है कि यह काफ़ी पुराने यहाँ की जनजाति हैं। संविधान का अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति इन्हें क्या किए हैं, अधिसूचित किए हैं कि यह आदिम श्रेणियों के जनजाति हैं। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पर मूल रूप से 24 जनजातियां पाई जाती हैं और झारखंड में सबसे बड़ी जो जनजाति पाई जाती है तो पहले नंबर की है संथाल, उसके बाद है मतलब आपको बेसिक तौर पे संथाल और उरांव को याद रखना है, ठीक है। बाकी मुंडा हो, मतलब कि शुरुआती दौर के 4 को आपको याद रख लेना है, संथाल, उरांव, मुंडा और हो, ठीक है। संथाल, उरांव, मुंडा और हो। और सबसे बड़ी जनजाति झारखंड की कौन सी है, संथाल है। इसके अलावा यहाँ पे खरवार, खडिया, भूमिज, लोहार, चेरो, चीक, बड़ाई, गोंड, गुड़ाई, बथुड़ी, करमाली, बिछिया, कोड, किसान, कोर, कंवर, कोल, महली, बेदिया, बंजारा, बैगा आदि जनजातियां यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। झारखंड की अगर बात करें तो आपने पता है कि पूरे भारत में सबसे अधिक खनिजों की दृष्टि से संपन्न राज्य वो है झारखंड। तो यहाँ पे अगर बात करें तो झारखंड दुनिया के सबसे समृद्ध खनिज क्षेत्रों में से एक है और इनमें भारत में क्रमशः 40% और 29% खनिज और कोयला, मतलब कि पूरे भारत का 40% अकेले खनिज कहाँ पे मिलता है, झारखंड में, और पूरे भारत का अकेले 29% कोयला कहाँ पे मिलता है, झारखंड राज्य में मिलता है। अपने विशाल खनिज भंडार और खनन के कारण बेसिक तौर पर यह एक औद्योगिक राज्य में भी इसकी गिनती होती है। कुछ मतलब यहाँ पर हम खनिजों की अगर बात करें तो जैसे कि यहाँ पर जो तांबा की अगर बात करें तो घाटशिला या और राखा में प्राप्त होता है। दूसरा है अभ्रक की, तो अभ्रक जो है कोडरमा और झुमरी तलैया में, तो जैसा कि मैंने सभी की स्थिति आपको दिखा रखी है, कोडरमा और झुमरी तलैया में, ठीक है, बेसिक तौर पे अभ्रक मिलता है। आगे आपका कि कायनाइट, तो कायनाइट जो होता है लिप्सा बुरु और रौखर सावा में देखने को मिलता है। बाक्साइट की अगर बात की जाए तो यह लोहरदाग और रांची में मिलता है। यूरेनियम जो है जादूगोड़ा की खान, जादूगोड़ा की खाने काफ़ी प्रचलित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला एक कोयला की अगर बात करें तो झरिया और चंद्रपुर में देखने को मिलता है। ग्रेफाइट की अगर बात करें तो डाल्टनगंज में ग्रेफाइट का खनन क्षेत्र है। और लॉ एस की अगर बात करें तो सिंह भूमि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंह भूमि में और डाल्टनगंज में भी लॉ एस हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ मैग्नीज की अगर बात करें तो यहाँ पे गुवा और नोवा मुंडी में मैग्नीज के खान मिलते हैं। और सोना के अगर खान की बात करें तो छोटा नागपुर, पूरे जो छोटा नागपुर का पठार है, पूरे छोटा नागपुर के पठार पर सोने की खानें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों ये रहा झारखंड राज्य के बारे में एक सामान्य जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, इनका भी लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में जानना है तो उसका वीडियो ऑलरेडी दिया जा चुका है। आप प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में भी, ठीक है, उसका लिंक दिया जा चुका है, प्रोजेक्ट टाइगर के वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।